अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज हेतु गर्मा मौसम में ली जाने वाली सब्जियों की वैज्ञानिक बुआई तकनीक। मौसम विभाग एवं BAU रांची के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनोखी पहल। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की पर्याप्त उपलब्धता है, वो इस जायद के मौसम में सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बस जरूरत है बाजार मांग को देखते हुए सब्जियों की खेती की जाए। तो किसान भाइयों, इस मौसम में आप कौन कौन सी सब्जियों की खेती कर सकते हैं और अधिक उपज लेने के लिए आप इनकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, साथ ही इसकी बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान केंद्र जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर TL भुट्टो। लतर वाला जो सब्जियां है वो जैसे कि आपका हो गया लौकी, झिंगनी, खीरा, नेनुआ, ये सब हो गया। और जो बाकी जो सब्जी लगता है वो है बोरो और आपका लगेगा भिंडी। और इसका जो समय है अभी आपका फरवरी से मार्च से आपका ये लगना शुरू हो जाएगा। ये जो सब्जियां है गर्मा का सब्जियां है, ये आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गर्मा उस सीजन में लगा सकते हैं। इसको आप जून जुलाई में भी डाल सकते हैं, जाके मतलब बारिश का समय में भी आपको इस डाल सकते हैं। और इसको ये सब्जियां लगाने के लिए से पहले आपको सोइल प्रिपरेशन ये सब करना पड़ेगा, यानी कि आपका जितना भी लैंड जो होता है उसको 2-3 बार आपको ठीक से प्लॉविंग करना पड़ेगा। प्लॉविंग कर रहे हैं उसी टाइम पे आप क्या करना है, आपको जो कंपोस्ट है कि 100 क्विंटल जैसा आपको जो गोबर है उसको आपको पूरा खेत में जब प्लॉविंग करते वक्त ही आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में जब हम लोग फर्टिलाइजर्स का बात करें तो फर्टिलाइजर जैसे कि हम लोग उसमें डालते हैं हम लोग 100 kg नाइट्रोजन, 60 kg और 60 kg जो हो गया फॉस्फोरस और पोटाशियम जो है हम लोग पूरा उसमें डाल देते हैं ये। बट हम लोग नाइट्रोजन का जो डोज होता है हम लोग आधा डोज जो है पहले जब फील्ड प्रिपेयर करते हैं उसी समय डाल देते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि अभी विभिन्न सब्जियों की बुआई का समय चल रहा है और इसकी बुआई करने के लिए आपको इसकी उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है, क्योंकि अच्छा उत्पादन का आधार उन्नतशील किस्मों पर ही टिका है। तो आप इनकी कौन कौन सी उन्नतशील किस्मों का चयन करें, आइए जानते हैं। वहाँ से काफ़ी वेराइटीज़ जो रिलीज़ हुआ है, जैसे काशी कंचन हो गया, काशी उन्नति, ये सब छोटा वाला है और बहुत अच्छा वैरायटी परफॉर्म करता है। और हम जैसे कि स्वर्णा सुफाला होगा, स्वर्णा श्वेता हो गया। और जैसे कि भिंडी का बात करें तो भिंडी में जो है अर्का अभय हो गया, अर्का अनामिका हो गया। ये कि भिंडी में जो हम लोग का एक वायरस बोल के एक डिजीज़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो वेराइटीज़ है ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये रेजिस्टेंट वेराइटी है और ये जो बीमारी बोल रही हूँ ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं लगता ये वेराइटी में। लौकी में जैसे स्नेहा, स्वर्ण स्नेहा हो गया और जैसे कि झिंगनी, ये सब में भी स्वर्ण हम लोग का काफ़ी वेराइटीज़ डेवलप हुआ है, अलग अलग वेराइटीज़ है। तो ये सब वेराइटीज़ हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। बुआई करेंगे तो इसका सीड जो है आपका उसका बीज का मात्रा कितना डालना चाहिए, जैसे कि आपका जितना भी लतर वाला सब्जी बोला जो मैंने उसको जो है आप 2.5 to 5 kg का प्रति हेक्टेयर के विषय में आप डाल सकते हैं। और जो बाकी जो भिंडी हो गया वो जो है वो समर सीजन में आपका लगेगा एटलीस्ट 18 to 22 kg लगेगा प्रति हेक्टेयर। और जो बोरो हो गया आपका 25 kg लग जाएगा प्रति हेक्टेयर में। तो आप लोग जो बुआई से पहले जो आप बीज है बीज को ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और जो ये ट्रीटमेंट जो है आप लोग या तो बैबिस्टिन से कर सकते, 3 ग्राम प्रति किलो सीड उसको अच्छा से मिलाना है, मिला के 1 रात जैसा रखना है।
किसान भाइयों, किस्मों का चयन एवं बीज उपचार के बाद आपको बुआई दूरी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो आप इनकी बुआई दूरी क्या रखें तथा इसी के साथ साथ आप फसल में अन्य कार्यों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। और जो इसका जो दूरी कितना रहना चाहिए, पौधा से पौधा का दूरी, या तो आपको जो रो टू रो जो दूरी होता है उसको कितना होना चाहिए। आपका रो टू रो का जो दूरी होगा वो आपको मिनिमम आपको 2 मीटर रखना पड़ेगा, और जो पौधा से पौधा का जो दूरी है वो 1 मीटर रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने भिंडी का जो बात है, भिंडी का और बोरो का जो है वो आपसे रो टू रो जो वो है उसका आपका दूरी रख सकते हैं आप, या 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं या 50 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं उसको। और जो पौधा से पौधा का जो दूरी होता है उसका होता है आपका मिनिमम 30 सेंटीमीटर। बुआई हो जाएगा तो हम लोग को एक बार इरिगेशन भी देना बहुत ज़रूरी है। तो 1 हफ्ता 1 वीक का इंटरवल में देते हैं, जैसे कि पर इसमें जो गर्मा में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी होता है तो जल्दी पानी सूख जाता है, तो इसलिए हम लोग मिनिमम 1 हफ्ता का हम लोग रखते हैं। 1 हफ्ता का गैप में हम लोग पानी ये सब दे देते हैं। और जो बाकी आधा जो है वो हम लोग आधा आधा करके जो उसका 30 या 45 दिन का उसमें अंतर में फिर क्रॉप लगाने के बाद फिर ऊपर से टॉप ड्रेसिंग मैंने ये जो मिट्टी होता है उसमें डाल देते हैं। तो लतर वाला जैसा का जो हो कि आपको स्टेकिंग भी देना पड़ता है, यानी कि आपको जो बेम्बू होगा या माने बांस जो है उसे थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, और जो छोटा वाला होगा उसको कोई सपोर्ट देने का जरूरत नहीं है आपको। और जितना भी वहाँ से वीड अगर मान लीजिए कुछ घास पात आ गया तो उसको साफ करना पड़ता है, साफ रखना पड़ता है, जितना भी एरिया जितना भी लगाया वो सब होता है उसको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। फूल देना शुरू हो जाएगा, फूल देने के बाद 2 महीने से आपको थोड़ा हार्वेस्टिंग ये सब के लिए भी रेडी हो जाएगा, ये तोड़ भी सकते हैं उसके बाद। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने झारखंड राज्य में अधिकांश किसान परंपरागत फसलों की खेती करते आ रहे हैं, जिसमें परिवार की जीविका चलाना भी बहुत कठिन हो जाता है। और इसी को देखते हुए कई युवाओं का खेतीबाड़ी से मोह भंग हो रहा है। किसानों की इन समस्या को देखते हुए CIPT संस्था दिल्ली और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसे किसानों की आय दुगुनी करने के लिए परंपरागत खेती से जोड़ते हुए किसानों को फूलों की खेती से बीज उत्पादन करना सिखाया जा रहा है। और वहां के किसान इससे जुड़कर काफी लाभ भी ले रहे हैं। तो आइए चलते हैं रांची के गांव मनुगाडी और देखते हैं इस प्रोजेक्ट का असर। रांची जिले से महज 45 किलोमीटर दूर प्रखंड अनगढ़ा में एक गांव ऐसा भी है जो साल भर मुनाफे की महक से सराबोर रहता है। ये महक उठती है खेतों में लहला रही फूलों एवं अन्य फसलों से। जिले का ये गांव फूलों की खेती करता है। गांव के किसान फूलों के बीज तैयार करते हैं और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को ही बेच देते हैं। आइए मिलते हैं फूलों की फसल से बीज उत्पादन कर रहे कुछ ऐसे ही किसानों से। मैं इन समयों पर सब्जियों की फसल कर रहे थे और मुझे ये जानकारी फूलों की नहीं थी, लेकिन वो CIPT और बिरसा एग्रीकल्चर के माध्यम से हम लोगों को मतलब जानकारी मिली। गांव में आकर बताएं उन लोग इस तरह की खेती करें ताकि तुम लोग को जो फसल जो सब्जियों की करते थे उससे दोगुना मुनाफा हो, इसलिए इस तरह की बताएं वो CIPT लोगों ने। तो उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ गाँव में कुछ किसान भी हो गए। उसके साथ से मैं यहाँ लगभग आधा एकड़ जमीन पर ये 3 वेराइटियाँ हमने लगाए हैं। एक लाया लगाए हैं, एक हेलिकोरेशियम है और एक हेलिप्रोटियम है। 3 वेराइटियाँ हैं और ये मैंने पहली बार ही लगाया है। पहले लगा रहे थे टमाटर वगैरह, तो काफ़ी इन समय में अभी टमाटर मार्केट में एकदम कम ही लो है। क्या बताएं, 1 रुपया केजी अभी चल रही है, 1-2 रुपया केजी चल रही, तो हाँ काफ़ी नुकसान हो रही थी। लेकिन इस बार देखने में भी
जैसा लगा जो कि मेरा आमदनी बढ़ जाएगा वैसा तो मुझे महसूस हो रहा है। कोशिश करता हूँ कि अगला बार मैं इसे 2 गुना 3 गुना बढ़ा के फसल लगाऊँ। पहले मुझे सब्जी मैंने यहाँ लगा रहे थे, उस समय मुझे 15-20 हज़ार रुपये ही क्या ये आमदनी होता था मुझे इस पर, और उसमें भी गारंटी नहीं था कि वो हो ही जाता था, उसमें भी नुकसान होता था। लेकिन इस बार जी फूल लगाएं तो उसमें हमको उम्मीद है कि ये बढ़ के होगा मेरा 2-3 गुना फायदा। पहले से सब्जी का खेती करते आ रहा था और सप्ताह में 2 दिन बाज़ार लगते हैं, रोज़ बेचते थे। तो CIPT दिल्ली और BAU रांची से हमको जानकारी मिला और ट्रेनिंग मिला। उसके बाद जो फूल का खेती करने के लिए बीज दिया गया और ट्रेनिंग भी मिला और एकदम फील्ड में आके बताया गया। उसके बाद लगाएं। अभी लग रहा है कि 1 एकड़ में लगभग 50-60 हज़ार रुपये का मुनाफा हो सकता है, ऐसा अनुमान लग रहा है। पहले से हम जो सब्जी का खेती कर रहे थे उसमें से लगता है कि 3 गुना लगभग ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। सब्जी और धान का तो बहुत खेती कर चुके हैं, लेकिन फूल का खेती कभी नहीं किए हैं। बिरसा विश्वविद्यालय से हमको जानकारी मिला है और ये सब बोला है कि फूल का खेती करके देखो। तो इस बार फूल लगाए हैं और इसमें मेहनत कम है, जिसमें कि टमाटर वमाटर लगाते हैं तो उसमें बाजार उजार बेचने पड़ता है, ले जाना पड़ता है। अगर नहीं बिकता है तो फिर उसको फेंकना पड़ता है। और इसको तो बीज मिला है बिरसा कृषि विद्यालय से, तो उसी को हम बीज दे देंगे, बाजार में नहीं बिकेंगे, वही ले जाएगा। सब्जी से ज़्यादा फायदा फूल में नज़र आ रहा है। किसान भाइयों, रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में CIPT दिल्ली और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें परंपरागत खेती के साथ फूलों के बीज तैयार करवाकर किसानों की आय दुगुनी करने का प्रयास किया जा रहा है। ये योजना भी किसानों को खूब उत्साहित कर रही है। तो हमने CIPT जो सेंटर्स फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ट्रस्ट है, कोलंबिया वाटर सेंटर का इंडिया ऑफिस, इसने बिरसा यूनिवर्सिटी के साथ में एक तकरार करते हुए यहाँ पे एक सफल परियोजना शुरू की थी करीब 2.5 साल पहले, जो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स लाइवलीहुड है। और इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था कि यहाँ के किसानों को आधुनिक खेती से परिचित करवाया जाए और फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाए और इनकी आमदनी कैसे बढ़ सके। तो पिछले हमने करीब 2.5 सालों में धान को लेते हुए काम किया है, हमने डोबा के साथ काम किया है, हमने सब्जियों के साथ में काम किया है और आज फाइनली उसी कड़ी में हम आते हुए हमने फूलों का एक नया अनुप्रयोग यहाँ पे शुरू किया है, जो कि 9 गाँव में चल रहा है 50 किसानों के साथ में, और करीब 7.5 एकड़ ज़मीन इसमें उपयोग की गई है। और इसको शुरू करने के पहले हमने करीब 2000 वैरायटीज़ में से ये 21 वैरायटी को चुना है और यहाँ के मौसम को देखते हुए, यहाँ के ह्यूमिडिटी को देखते हुए, यहाँ पे जो वर्षा होती है उसको देखते हुए कि नवंबर से लेकर मार्च तक में क्या मौसम रहता, उसके अनुसार ये 21 वैरायटीज़ का चुनाव किया गया है फूलों की। और जो अभी तक के जो पिछले 3 महीने में जो परिणाम दिख रहे हैं उसके हिसाब से 21 में से करीब 19 वैरायटी बहुत शानदार निकल के आई हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से यहाँ के जो किसान हैं उनको एडिशनली 40,000 से लेकर 50,000 से लेकर 60,000 तक अलग अलग वैरायटी की जर्मिनेशन क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उनकी इनकम में बढ़ावा होगी। किसान भाइयों, इस योजना के तहत कृषि वैज्ञानिक पहले किसान को फूलों की खेती का प्रशिक्षण देते हैं, फिर उन्हें मुफ्त बीज देकर फूलों की खेती करके बीज तैयार कराते हैं और स्वयं ही उसे खरीदते हैं। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड में करीब 15 गांव में एक परियोजना चल रहा है जिसका नाम सफल है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर फार्मर्स लाइवलीहुड। CIPT सेंटर्स फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ट्रस्ट और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में ये परियोजना चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों का चहुमुखी विकास किया जाए, खेती के अलावा जो फसल विविधीकरण है और नए नए तकनीक, नए नए इंटरवेंशन देके इनकी आमदनी में बढ़ोतरी की जाए। तो ये
काफ़ी ये हुआ, ये सफलता देख करके हम लोगों ने 10 गांव के बदले 15 गांव को अडॉप्ट किया है और 20 डोभा के बदले 100 डोभा बनाया है। तो धान की खेती, सब्जी की खेती तो काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया, किसान देख देख के आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस साल ये सोचा गया कि क्यों न फसल विविधीकरण के दिशा में एक और आयाम जोड़ दिया जाए, वो फूलों की खेती। फूलों की खेती तो होती ही है, लेकिन किसान क्या करते हैं कि फूल की खेती करते हैं, फूल का जब समय आता है तो उसको तोड़ के माली के पास या बाज़ार में बेचते हैं, उससे जो भी आमदनी होती है। लेकिन इस फ्लोरिकल्चर जो सफल के अंदर में दिया गया, इसका कंसेप्ट ही कुछ और था। इसमें सीड प्रोडक्शन, पंजाब में एक बड़ी सी कंपनी फूल की खेती में लगी हुई है, इंडिया में वो फूल की खेती करवाती है, सीड प्रोडक्शन होता है, और यूरोप में उसका मार्केट है सीड बेचने का। तो यहाँ के अंगारा ब्लॉक के 9 गांवों में 50 किसानों को 7.5 हेक्टेयर में 21 तरह के फूलों की बीज दी गई और तकनीकी देख रेख में उसकी खेती हो रही है। और अभी खेती बिल्कुल, फूल सबके खेत में लहलहा रहे हैं, कुछ बिल्कुल परिपक्व भी हो गए हैं, कुछ हार्वेस्ट भी हो रहा है। सफल के अंतर्गत जो भी एक्टिविटी हम लोगों ने किया, इसमें ख़ास ध्यान ये रखा कि डे 1 से लेके अंतिम दिन तक हर दिन इन लोगों को थोड़े थोड़े वक्फे पे ट्रेनिंग देते रहे और खेत में कब क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सी बीमारी आ रही है, क्या कमी किसानों ने कर दिया, उसको कैसे दूर किया जाए, उनको सलाह लगातार देते रहे हैं। उनका भी हौसला अफजाई हो रही है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से वैज्ञानिक यहाँ आकर के हमें तकनीकी सलाह, तकनीकी ज्ञान दे रहे हैं, कौन काम किस तरह से किया जाए, बुआई कैसे किया जाए, सिंचाई कैसे किया जाए, और बीमारी आजारी लग गया तो उसको कैसे दूर किया जाए। तुरंत उसका निदान हम लोगों ने उनको सुझाया और लोगों ने किया थ्रू आउट, शुरू से लेकर आखिर तक, जिसका नतीजा ये है कि आज किसान काफ़ी अपने आप को सफल महसूस कर रहे हैं। परियोजना का नाम भी सफल है, किसान भी सफल हो रहे हैं, सारे लोग अपने आप को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देख रहे हैं, लोग काफ़ी खुश हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य बिहार और झारखंड में बहुत से किसानों ने गेहूं की फसल लगा रखी है, जिसमें से कई किसानों के यहां इसकी फसल बालियां और दाना बनने की अवस्था पर है और इस अवस्था में फसल पर सिंचाई और रोग प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन प्रबंधनों पर लापरवाही करने पर उपज में भारी कमी आ सकती है। इसलिए गेहूं की फसल में इन सब कार्यों को कब और कैसे करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SL गोदारा। गेहूं की कुछ उर्वरक और जो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इस एरिया के लिए हमें कम से कम 5 से 6 पानी सिंचाई देनी पड़ती है गेहूं के लिए। गेहूं की यहाँ पर खूब अच्छी, हमारे पास में अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटीज भी हैं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसमें सिंचाई भूमि की किस्म और फसल की अवस्था के आधार पर समय पर करना काफी लाभकारी पाया गया, जिसमें प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिनों पर करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई बुवाई के 40 से 45 दिनों पर करें। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों की अवस्था पर करें। चौथी सिंचाई गेहूं की बुआई के 80 से 85 दिनों पर करनी चाहिए। पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिनों की अवस्था पर करनी चाहिए और अंतिम सिंचाई गेहूं की फसल में 115 से 120 दिनों पर करनी चाहिए। यदि किसान भाई इन सिंचाइयों को सही समय व विधि से करेंगे तो उन्हें गेहूं की फसल से भरपूर पैदावार मिलेगी। इसके अंदर कीड़े और बीमारियों का प्रकोप भी काफी होता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये बीमारी जो है, ये इसको हम खुली कांगियारी कहते हैं, ये लूज स्मट कहते हैं, जो कि एस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई से फैलती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, जिसमें एक प्रमुख रोग है कंडवा रोग। इसे स्मट के नाम से भी जाना जाता है। तो किसान भाई, इस रोग की सही पहचान कैसे करें और समय रहते नियंत्रण के कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में
सुझाव के लिए मिलते हैं। इंटरनल सीड बोर्न बीमारी है। इस फफूंद के जो बीज हैं वो अभी बीज के साथ चले जाएंगे एम्ब्रियो में सेट होकर के, और अगली बार जब फसल की हम बुआई करेंगे उस समय ये बीज के साथ ही अंकुरित हो जाएंगे, और जैसे ही इसकी बाली अवस्था आती है ये अपने लक्षण दिखाएंगे, और पूरी की पूरी बाली है जो आप देखेंगे इसके जो लक्षणों के हिसाब से पूरी बाली कन्वर्ट हो जाएगी, बीज उसके अंदर एक भी नहीं बनेगा, सारा काला पाउडर बन जाएगा। उस समय सावधानी रखने की जरूरत एक तो यह है कि जैसे ही बाली शुरू में निकलती है इस तरह की जिसमें काला पाउडर होता है, उसमें उसको तोड़ के दबा देना चाहिए। नहीं तो ये पाउडर जो है वो गेहूं के फूलों के ऊपर सेट हो जाएगा और सारे दाने इसके खराब हो जाएंगे। अगली बार जब हम बोएंगे तो वो सारे के सारे बीजों के अंदर ये फफूंद के बीज हैं वो चले जाएंगे। इनके निदान के लिए बड़ा अच्छा इलाज है, बड़ी एक अच्छी तकनीक जो बनाई हुई है। बीज उपचार के लिए हमें इसमें कार्बेंडिजम या फिर बीटावैक्स पाउडर का 1 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम अगर उपचारित कर देंगे तो ये 100% नियंत्रित हो जाती है। उसके बाद में खड़ी फसल के अंदर इसमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमुई से ग्रीस यादव ने। यह दुधारू पशुओं में होने वाले लीवर फ्लूक की समस्या के कारण और निदान पर जानकारी चाहते हैं। तो ग्रीस जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। वो है पशुओं में होने वाला छेरा रोग नाम की बीमारी। दरअसल ये छेरा रोग जो है एक तरह की परजीवी के द्वारा होता है जिसके हम लोग फेसियोला के नाम से जानते हैं, और इस बीमारी को दूसरे भाषा में लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। लीवर फ्लूक रोग जुगाली करने वाले पशु में होता है। इसका इन्फेक्शन प्राय वर्षा ऋतु में होता है तथा पशु में रोग का लक्षण जाड़े की ऋतु में देखने को मिलता है, जब तक कि लीवर सड़कर खराब हो चुका होता है। ये यकृत तथा पित्त नली को आघात पहुंचाता है। रोगग्रस्त पशु की भूख धीरे धीरे कम हो जाती है, पशु सुस्त रहता है, पशु दुर्बल तथा कमजोर हो जाता है, खाना बंद कर देता है, आंखों में सूजन आ जाती है, दूध की मात्रा कम हो जाती है, कभी कभी जबड़े और टांगों के भीतर सूजन भी आ जाती है। अधिक दस्त होने से कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है। पहले रोगी पशु कष्ट से पीड़ित रहता है, बाद में दुर्गंध युक्त दस्त आने लगता है। पशु कमजोर दुबला होकर चिकित्सा के अभाव में मृत्यु का शिकार भी हो जाता है। ये रोग बहुधा तराई तथा जल जमाव वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। और आइए जानते हैं इस रोग से बचाव के बारे में। ये बीमारी का जो परजीवी है दरअसल उसके अंडे जो है जल जमाव जो हिस्से होते हैं वह जल के अंदर में ही इसके अंडे जो है पनपते हैं, और इसका जो मेरासीडियम है, लार्वा है, वो निकल के जो आसपास के घास होते हैं उस पे चले जाते हैं, जिसके लिए एक घोंघा जो है उसको पानी से लेकर के ज़मीन पे लाता है, और उसके बाद ये परजीवी जो है घास में जाकर चिपक जाते हैं। जब हम लोग अपने पशुओं को वहाँ वैसे हिस्से में चराते हैं जहाँ पे पानी के आसपास घास जमा हुआ है, तो उसके माध्यम से ये परजीवी जो है वो पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और धीरे धीरे ये लीवर के अंदर जा कर के पशु के लीवर को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा लक्षण आपके पशु में दिखाई पड़ता हो तो आपको चाहिए कि पशु को तुरंत वैसे जगह से घास खिलाना बंद कर देना चाहिए जहाँ पे आसपास में पानी जमा है। और इसके अलावा बचाव के लिए आप तुरंत जो है पशु को पशु चिकित्सक की देख रेख में ऑक्सीक्लोजानाइड नाम की दवा एक आती है, वो शरीर के भार के अनुपात में अपने पशु को पिलावें जिससे कि आपका पशु जल्द ठीक हो सके। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पशु के शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा कम नहीं हो। अगर ज़्यादा पतला पखाना होने से शरीर में पानी अगर 10% से ज़्यादा कम हो जाता है तो स्थिति भयावह हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में पशु को नॉर्मल सलाइन चढ़ाना आवश्यक हो सकता है, जो कि आप पशु चिकित्सक की देख रेख में कराएंगे।
इसके अलावा पशुओं की कमजोरी दूर करने के लिए पशुओं को ACT लार्सन टॉनिक 5 से 10 मिलीलीटर सप्ताह में एक बार त्वचा में दें। दवा के साथ में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की सुई एक दिन अंतराल पर मांस में दें। परामर्श एवं चिकित्सा हेतु अपने इलाके के निकटतम पशु चिकित्सक से संपर्क स्थापित करें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेंदा फूल से भरपूर उत्पादन देने वाली किस्में एवं रोपाई तकनीक, स्वीट कॉर्न मक्के की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां एवं बुआई विधि। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।